हेलो बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, बीके ज्ञान क्लास में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो बच्चों, हम नया चैप्टर लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं? विलयन। क्या लेकर आए हैं? विलयन। एक कक्षा 12th का, जो बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कक्षा 12th में यह आपका कितने नंबर का पूछा जाता है। तो बच्चों देखते हैं यह आपका कितने नंबर का पूछा जाता है। तो लगभग यह 7-8 नंबर का पूछा जाता है। इससे बोर्ड में प्रश्न आते हैं। तो बच्चों हम चलते हैं, देखते हैं कि आखिर विलयन होता है क्या। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में पूर्ण रूप से मिल जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विलयन कहते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कि विलयन क्या होता है। तो चलते हैं, देखते हैं विलयन क्या होता है और विलयन किसे कहते हैं। तो बच्चों देखिए क्या होता है विलयन। विलयन सॉल्यूशन। तो दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक अणु के समांगी। अणु मतलब जो दो या दो से अधिक क्या होंगे? अणु होंगे। ये अणु का मतलब होता है बच्चों आपका क्या होता है? विलय। ठीक है, विलय और क्या होता है? विलायक। विलय और विलायक, ठीक है। विलय और विलायक के समांगी मिश्रण जिनकी सांद्रता क्या हो? जिनकी सांद्रता एक निश्चित सीमा, ठीक है, एक निश्चित सीमा तक विस्तार होता है या एक निश्चित सीमा तक मिश्रित होते हैं तो वह क्या कहलाते हैं? विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? विलयन कहलाते हैं। जो आज देखिए यह बेस्ट आपका नोट्स है जो बहुत अच्छे से बनाया गया है और इसके बाद इसको विस्तार में और अच्छे किताबों से बनाया गया है। तो चलते हैं, देखते हैं, और कई किताबों से मिलाकर बनाया गया है। एनसीईआरटी भी है और यूपी बोर्ड के, तो कई किताबों से मिलाकर ये नोट्स तैयार किया गया है। तो बच्चों देखते हैं, तो विलयन देखिए, विलयन आपका क्या होता है देखिए, जैसे ए प्लस बी, ठीक है, यह क्या है? डाइल्यूट है, ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। यह तन विलयन है। क्या है? तन विलयन। तो बच्चों ये जो तन विलयन होता है आपका, यह देखिए दो प्रकार, जैसे होमोजीनस मतलब समांगी मिश्रण। क्या होता है? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण। और ठीक है, जिनमें क्या होते हैं दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में पूर्ण रूप से, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में पूर्ण रूप से और समान अनुपात में मिले होते हैं तो वह क्या कहलाते हैं? समांगी मिश्रण कहलाते हैं। और बच्चों क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस क्या होते हैं? विषमांगी मिश्रण होते हैं। विषमांगी विषमांगी मिश्रण होता है बच्चों, या विषमांगी विलयन होता है। क्या होता है? विलयन होता है। तो बच्चों इसमें क्या होता है? इनमें दो या दो से अधिक पदार्थ जो आपस में पूर्ण रूप से ना घुले हो, आपस में पूर्ण रूप से ना घुले हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण। तो बच्चों अब देखते हैं हम कि आखिर सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखते हैं, जैसे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब होता है विलयन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। क्या होते हैं? कंपोनेंट्स माने होते हैं मिश्रण। तो बच्चों देखिए, जैसे हम देखते हैं कहते हैं यहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशन, टेनरी सॉल्यूशन और क्वाड्रेटरी सॉल्यूशन। तो बच्चों इसमें क्या होता है पहले में बाइनरी सॉल्यूशन में जो होते हैं सॉल्यूट मतलब विलय। क्या होते हैं? विलय होते हैं मीनोवर। मीनोवर बाय मास मतलब कम मात्रा में। क्या होता है मीनो, ठीक है, मीनो या मैक्सिमम ओ आर द बाई मास, ठीक है, जो कम मात्रा में होता है। अब बच्चों जो सॉल्वेंट होता है वह बाई मास ऑफ मेजर मतलब वह अधिक मात्रा में क्या होता है? अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। मीनर मतलब होता है कम मात्रा में, मीनर, और मेजर मतलब होता है अधिक मात्रा में। तो जिसकी मात्रा सबसे कम होती है वह क्या होता है? विलय होता है। और जिसकी मात्रा सबसे अधिक होती है वह क्या होता है? विलायक होता है। तो बच्चों जैसे देखिए, मान लीजिए चीनी और पानी का घोल है,
तो जो चीनी है वो उसकी मात्रा सबसे कम है, तो वह आपका क्या होगा? विलय होगा। और जिसकी मात्रा सबसे अधिक है जैसे H2O की, वह आपका क्या होगा? विलायक होगा। ठीक है बच्चों? तो आगे देखते हैं जो हमारा क्या है? देखते हैं जैसे किसी भी विलयन में, ठीक है? किसी भी विलयन में विलायक की भौतिक प्रवस्था को ग्रहण करके लेता है। तो बच्चों किसी भी विलयन में विलायक की भौतिक या किसी भी विलयन में विलयन सदैव विलायक की भौतिक प्रवस्था को ग्रहण कर लेता है। किसकी? जो ठीक है, विलयन सदैव विलायक की भौतिक प्रवस्था को ग्रहण कर लेता है। कहने का तात्पर्य है जो विलयन है वह विलायक के रूप में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चों हम आगे देखते हैं। तो बच्चों देखिए क्या है? विलयन की सांद्रता है। क्या है? विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? मोलरता पढ़ेंगे, मोलरिटी। और दूसरा क्या है आपकी मोलालता है, ठीक है, मोलालिटी है। और तीसरा क्या है? मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज है। और आपका चौथा क्या है बच्चों? प्रतिशत बाई मास, प्रतिशत बाई मास, जिसे हम लोग कहते हैं प्रतिशत, प्रतिशत प्रतिशत बाई मास। और पांचवा क्या है? प्रतिशत बाई वॉल्यूम। ठीक है। छठवां क्या है आपका? छठवां देखिए, छठवां क्या है बच्चों? आपका आपका छठवां है प्रतिशत बाई मास वॉल्यूम, प्रतिशत बाई मास वॉल्यूम। सतवां क्या है? पीपीएम। क्या है? पीपीएम। ठीक है। तो पीपीएम भी पढ़ेंगे। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि आखिर मोलरता क्या होता है और मोलरता किसे कहते हैं और उसका फार्मूला देखेंगे। तो बच्चों चलते हैं, देखते हैं मोलरता किसे कहते हैं। देखिए मोलरता विलयन में, ठीक है, 1 लीटर, क्या विलयन में 1 लीटर आयतन में उपस्थित, विलयन में 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। किसकी बच्चों? विलय। ठीक है, विलय जो विलय जिसकी मात्रा क्या होगा? कम होगा, वह विलय की मोलों की संख्या ही विलय की क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? मोलरता कहलाती है। तो मोलरता बराबर क्या होता है? विलय के मोलों की संख्या बटे विलय का आयतन किसमें हो? लीटर में। फार्मूला है बच्चों। तो हम m बराबर कह सकते हैं, ठीक है, भार बटे भार, ठीक है, ग्राम में हो बटे मोलर मास। क्या कह सकते हैं? मोलर मास इंटू आपका इंटू 1000 इंटू आयतन ml में हो। तो बच्चों क्या होता है? जो मोलरता बराबर होता है, हमने क्या पढ़े हैं उसमें? मोल कॉन्सेप्ट में पढ़े हैं कि भार बटे मोलर मास। तो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, किस पर निर्भर करता है? टेम्परेचर पर निर्भर करता है। तो बच्चों देखिए दूसरा क्या है हमारा? मोलालता है। मोलालिटी किसे कहते हैं? 1 केजी मतलब 1 किलोग्राम विलायक में, किसमें बच्चों? विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या ही विलयन की मोललता कहलाती है। क्या कहलाती है? विलयन की मोललता। इसको हम लोग यम से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त करते हैं? यम से व्यक्त करते हैं। तो बच्चों मोललता का सूत्र क्या होता है? मोललता बराबर विलय के मोल बटे विलायक का भार किसमें हो? केजी में, किलोग्राम में हो। तो बच्चों क्या होता है? हाँ ठीक है, मोल बराबर क्या हो जाएगा आपका? मोल बराबर होता है ग्राम, भार ग्राम में बटे मोलर मास इंटू 1000, हजार ग्राम, हाँ, भार ग्राम में। तो बच्चों किस पे डिपेंड करता है? इन द डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, किस पर निर्भर करता है? टेम्परेचर पर निर्भर करता है। तो बच्चों देखते हैं रिलेशन बिटवीन द मास, ठीक है, एम कैपिटल स्मॉल एम। तो बच्चों मोलर या मोल बराबर क्या हो जाएगा? एम इंटू 1000 इंटू 1000 इंटू आपका डी। डी क्या है? डेनेसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेनेसिटी ऑफ सॉल्यूशन घनत्व है। तो एम इंटू एम सॉल्यूट है। तो आपका जो कैपिटल एम है वो क्या है? विलय है। क्या है बच्चों? विलय है जो
कैपिटल एम है वह विलय है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? मोलर, ठीक है? मोललिटी कहते हैं, मोललता कहते हैं। अब बच्चों देखते हैं मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या होता है? देखिए मोल प्रभाज जिसे हम लोग क्या कहते हैं? चाहे साई। साई देखिए इसमें क्या होता है? ए और बी क्या हो? जो ए n1 हो, ठीक है? और n2 हो। तो साई सॉल्यूट बराबर या साई विलय बराबर, ठीक है? विलय बराबर क्या हो जाएगा? n, ठीक है? n मतलब पदार्थ का भार बटे, ठीक है? पदार्थ का अणुभार इंटू प्रथम विलय का अणुभार। तो बच्चों n1 बटे n2 माइनस प्लस n2, तो ये क्या है? आपका फार्मूला है। तो बच्चों देखते हैं आगे। तो बच्चों देखिए किस पर मूल प्रभाव डिपेंड करता है आपका? किस पर निर्भर करता है? डिपेंड, ठीक है? डिपेंड टू ऑन द टेम्परेचर, किस पर निर्भर करता है? ताप पर। तो साई, ठीक है? साई सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब विलायक क्या होता है बच्चों? विलायक आपका होता है विलायक, ठीक है? विलायक, तो विलायक बराबर क्या होगा? n2 माइनस n2 बटे n1 प्लस n2। तो इसमें क्या होगा? साई सॉल्यूट, ठीक है? और प्लस साई सॉल्वेंट बराबर 1। ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है। तो बच्चों आगे क्या है आपका? आगे है जैसे मान लीजिए, ठीक है? साई ए प्लस साई बी प्लस साई सी बराबर क्या हो जाएगा? 1, ठीक है? हाँ, तो रिलेशन बिटवीन द, ठीक है? साई सॉल्यूट, हाँ, प्लस, अरे या यम, तो यम क्या है? मोल प्रभाज है, अरे मोल की संख्या है। एन क्या है बच्चों? मोल की संख्या है। तो बच्चों देखते हैं आगे। कराए रिलेशन बिटवीन द, ठीक है? साई सॉल्यूट, ठीक है? यम, तो बच्चों इसमें देखेंगे एम बराबर, ठीक है? यह साई सॉल्यूट इंटू 1000 बटे, ठीक है? या जो चाय सॉल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो जो साइज है उसको क्या मान लीजिए? 1, या साइज सॉल्यूट मान लीजिए, विलायक मान लीजिए, क्या मानेंगे? विलायक मान लीजिए। तो बच्चों क्या होता है? यह आपका क्या है? मोल प्रभाज है। मोल प्रभाज का क्या था? फार्मूला था बच्चों। अब हमारा क्या है? चौथा हमारा है, देखिए चौथा हमारा क्या है प्रतिशत बाई मास। तो प्रतिशत बाई मास किसे कहते हैं? जिसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं। तो परिभाषा क्या होगा बच्चों? तो लिखते हैं परिभाषा। तो बच्चों देखिए क्या होता है, ठीक है? प्रतिशत बाई मास, तो प्रतिशत बाई मास क्या होता है? ठीक है, W/W, विलय का भार बटे विलयन का भार, भार इंटू 1000, जो क्या होता है? यह ग्राम में होता है बच्चों। तो इसकी परिभाषा किसी विलयन में 100 ग्राम में घुलित क्या हो? 100 ग्राम में घुलित विलय की मात्रा या द्रव्यमान, या द्रव्यमान उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है, या प्रतिशत बाई मास या वॉल्यूम। तो विलय का भार बटे विलयन का आयतन किसमें हो? आयतन ml में हो इंटू 100। तो बच्चों देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? जैसे मान लीजिए 18% ग्लूकोज बाई मास, तो इसकी डेंसिटी क्या हो? 1.5, तो m बराबर 2 और m बराबर 2, तो ठीक है, काई बराबर का ग्लूकोज 2 हो जाए, बराबर 2 हो जाएगा। तो बच्चों हम फिलहाल आगे चलते हैं, देखते हैं क्या करते हैं, आगे देखते हैं। तो बच्चों देखिए क्या होता है हमारा, देखिए विलय का भार कितना है? 18 ग्राम, ठीक है? और विलयन का भार कितना है? 100 ग्राम है, ठीक है? अब बच्चों क्या है? विलायक का भार आप क्या करेंगे? 100 में से 18 घटाएंगे तो हमारा H2O, H2O क्या है? विलायक है, जो हमारा कितना आ जाएगा? 82 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 82 ग्राम आ जाएगा। तो आयतन बराबर क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान बटे घनत्व, तो 100 बटे 1.5। तो बच्चों फर्स्ट देखिए क्या करेंगे? फर्स्ट में तो m बराबर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, 18 बटे 180,
तो 180 क्या है आप, ठीक है, 180 इंटू 1000 इंटू आयतन भी ml। तो बच्चों क्या हो जाएगा, अब देखते हैं। जैसे देखिए आपका 18 से 18 डिवाइड, यहाँ बचा आपका 10, ठीक है बच्चों। तो आपका यहाँ से एक डिवाइड हो जाएगा, बचेगा आपका 100 500 इंटू 1.5। तो 100 से 100 डिवाइड हो गया, कितना बचा बच्चों, 1.5। कितना बचा, 1.5। तो बच्चों दूसरा है, दूसरा स्टेप देखेंगे हम क्या है, m बराबर 18/180। तो ग्लूकोज का अनुभार कितना होता है, ग्लूकोज का, ठीक है, गुल ग्लूकोज का बच्चों अनुभार कितना होता है, 180। कितना होता है, 180 होता है। तो बच्चों m बराबर और जल का कितना होता है, H2O का अनुभार बच्चों कितना होता है, 18 होता है। कितना होता है, 18। तो बच्चों 18 और उसका घनत्व दिया है, तो m बराबर 18/180 इंटू 1000/82। तो 82 क्या आया था, विलायक का भार। तो बच्चों इसमें हम यहाँ निकालें, तो बच्चों देखिए थर्ड स्टेप में, ठीक है, ठीक है, साई ग्लूकोज बराबर क्या होता है आपका, ठीक है, एन जी, एन ग्लूकोज प्लस, या ठीक है, एन ग्लूकोज प्लस एन एच टू, या तो इसको ले सकते हैं एन ग्लूकोज और एन ग्लूकोज। तो बच्चों इसमें देखेंगे देखते हैं। जैसे क्या है आपका, जो हम ऊपर निकाले 18/180, ठीक है, बटे पूरे के बटे 18/180 प्लस 82/100, अरे 18, 82/18। तो हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो कितना आता है देखते हैं। तो बच्चों देखिए क्या होता है, पीएम, तो पार्ट पर मिलियन होता है। तो पीपीएम से अति, ठीक है, अति तन विलयनों की सांद्रता ज्ञात की जाती है, अति तन विलयनों की सांद्रता। और पार्ट्स पर मिलियन किसे कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं अंश प्रति मिलियन। अंश, किसी विलयन के 1 मिलियन भाग, मतलब 10 लाख में उपस्थित विलय के भागों को पीपीएम कहते हैं। क्या कहते हैं, पीपीएम। तो पीपीएम मतलब पार्ट्स पर, ठीक है, मिलियन। तो पार्ट पर मिलियन बराबर होता है विलय का भार बटे विलयन का भार इंटू 10⁶। 10⁶ होता है। तो बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए यदि, ठीक है, हाँ, म्युनिसिपल वाटर मतलब सरकारी पानी में क्लोरोफार्म, ठीक है, क्लोरोफार्म की सांद्रता 0.2 ppm हो तो, ठीक है, पानी की मोलरता ज्ञात करो। तो बच्चों देखिए जो H2O की डेंसिटी दी है, यह 1.2 ग्राम प्रति, ठीक है, ml। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते समय ध्यान देंगे ppm बराबर क्या होता है, ठीक है, विलय का भार बटे विलय का भार इंटू 10⁻², या इंटू 4। तो बच्चों देखिए पीपीएम बराबर हो जाएगा रहेगा प्रतिशत बाई मास इंटू 10⁻⁴। तो प्रतिशत, हाँ, प्रतिशत बाई मास बराबर, प्रतिशत बाई मास बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिशत बाई मास। देखिए बच्चों फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए कि पीपीएम इंटू, ठीक है, डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू, तो प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत बाई मास इंटू 10⁻⁴। तो प्रतिशत बाई मास, मास बराबर 0.2 इंटू 10⁻⁴। तो बच्चों यह 10⁻⁴ ऊपर जाएगा, तो यहाँ से एक चौथा हो जाएगा 2 इंटू 10⁵। तो बच्चों क्या हो जाएगा आपका, आपका m बराबर प्रतिशत बाई मास इंटू डी डेंसिटी इंटू 10, तो बटे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो बच्चों यहाँ पर रख देंगे प्रतिशत बाई मास कितना आया है आपका, इतना आया है, इसकी ठीक है, डेंसिटी इतना और इंटू 10। तो यहाँ तक हो गया बच्चों। तो आगे चलते हैं, देखते हैं आप। तो बच्चों देखिए विलेयता क्या होता है, ठीक है, विलयता 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर जली संतृप्त विलयन कैसा हो, संतुलित विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को दिए गए ताप पर क्या कहलाता है, विलयता कहलाता है। इसकी इकाई मोल प्रति लीटर। तो विलयता गुणनफल क्या होता है बच्चों, जो अल्प विलय विद्युत अपघट
विलयता, ठीक है, 10 के घाते -2 मीटर से भी कम हो के संतुलित विलयन में आयनों की सांद्रता के गुणनफल, ठीक है, गुणनफल में क्या होता है, विलयता गुणनफल कहलाता है। क्या कहलाता है, विलयता गुणनफल कहलाता है बच्चों। तो फिर यह क्या था आपका, विलयता था। तो फिर हम आगे चलते हैं, देखते हैं। तो बच्चों देखिए वाष्प दाब, ठीक है, वाष्प दाब किसे कहते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो आपका ठीक है, चित्र के द्वारा तो समझिए यह आपका जल है, वाटर है, ठीक है। जो वाटर होता है वह टेम्परेचर पर, वह क्या होता है इससे, ठीक है, टेम्परेचर पर बेस द्वारा, ठीक है, यहाँ से होते हुए यहाँ तक, ठीक है। तो यह टी कांस्टेंट होता है। और यहाँ से बच्चों क्या होता है, जैसे इसका वाष्पीकरण हो, तो वाष्पीकरण में क्या होता है, वाटर है और जो नीचे की तरफ यह संघनन माध्यम में और यह ऊंचाई पर हो। तो बच्चों इसे हम कहते हैं टी कांस्टेंट। तो हम चलते हैं, देखते हैं कि आखिर ये इसके बारे में। तो बच्चों निश्चित ताप पर जब किसी द्रव को रखा जाता है, कह रहे हैं टेम्परेचर निश्चित हो, ठीक है, टेम्परेचर क्या हो, निश्चित हो। यह टेम्परेचर बेस है, जब निश्चित पर रखा जाए, ठीक है। तो बंद पात्र पर दो, ठीक है, बंद पात्र, पात्र कैसा हो, बंद हो, ठीक है, बंद पात्र पर तो द्रव के अणु वाष्प अवस्था में परिवर्तित होते हैं। किस अवस्था में, वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं या होने लगते हैं। इस घटना को वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वाष्पीकरण कहते हैं। सामान्यतः यह देखा जाता है कि वाष्पीकरण की दर बहुत अधिक होती है। क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है। लेकिन समय के साथ, ठीक है, समय के साथ इसका मान घटने लगता है। समय के साथ इसका मान घटने लगता है, क्यों, क्योंकि कि एक विपरीत घटना संघनन प्रारंभ हो जाती है। क्या होती है, संघनन प्रारंभ हो जाती है, जिसके अणु क्या होते हैं, पास पास आ जाते हैं, जिसकी दर समय के साथ बढ़ती है, अर्थात वह साम्य, ठीक है, साम्यावस्था पर वाष्पीकरण और संघनन की दर बराबर हो जाती है। क्या होती है बच्चों, बराबर हो जाती है। इस अवस्था पर वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब, ठीक है, वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। तो बच्चों ठीक है, जो वाष्पीकरण और संघनन की दर बराबर हो जाती है, होता है, तो इस अवस्था पर वाष्प दाब के, जो वाष्प दाब, ठीक है, इस अवस्था पर वाष्प के अणुओं की द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब, ठीक है, लगाया गया दाब, वह वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। तो वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, तो वाष्प दाब को कौन कौन से कारक प्रभावित इफेक्ट पहुंचाते हैं। तो बच्चों क्या होते हैं, चलते हैं, देखते हैं। जैसे द्रव की प्रकृति, हाँ, तो क्या होता है, ध्रुवीय विलायक, ठीक है, लेस देन, हाँ, अध्रुवीय विलायक, ठीक है। देखिए ध्रुवीय विलायक और अध्रुवीय विलायक, तो ज्यादा क्या होता है, वाष्प दाब को प्रभावित करने के लिए ध्रुवीय, पोलर, और इसके बाद तब नॉन पोलर। और दूसरा क्या है, अंतरा आणविक बलों की प्रकृति पर, अंतरा आणविक बलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो बच्चों जैसे H2O है, तो लेस देन क्या हो जाएगा, ठीक है, C2H5OH, फिर आपका क्या हो जाएगा, स्टोलोन है, फिर हेक्सेन सेन हो जाएगा। तो ये बच्चों क्या है, आपके अंतराणविक बलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो बच्चों आगे देखिए क्या है, VP, ठीक है, वाष्प दाब, ठीक है, वाष्प दाब समानुपाती 1 क्या होता है, अंतराणविक बल। क्या होता है, अंतराणविक। इसका अर्थ समझिए, जब आपका वाष्पीकरण कम होता है, ठीक है, वाष्प दाब कम होता है, तो इसका अंतराणविक बल क्या होता है, बढ़ जाता है। तो अंतराणविक बल बढ़ जाता है, तो इसे हम कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड, डाइपोल इंड्यूज। तो हमारा यहाँ क्या होता है, एच बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड ग्रेटर देन, ठीक है, डाइपोल डाइपोल, ठीक है, ग्रेटर देन डाइपोल, हाँ, इंडक्टिव डाइपोल, ठीक है। फिर क्या होता है आपका लंदन फोर्स। क्या होता है, लंदन फोर्स। तो ये बच्चों क्या था, हाँ, तीसरा क्या है, तीसरा स्टेप हम देखते हैं। तीसरा हमारा स्टेप है टेम्परेचर। क्या है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है, जब आपका, ठीक है, हाँ, ताप बढ़ेगा तो
ठीक है, आपका वा वाष्प दाब भी बढ़ जाएगा। तो बच्चों T1 बराबर P1 कह सकते हैं, T2 बराबर P2 बराबर हो सकता है। तो क्लेसियंस और कैली रेजियंस इक्वेशन से देखिए यह एक क्या है, यह इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन से क्या हो जाएगा, log P2 बटे P1 हाँ बराबर डेल्टा H 2.30 R बराबर क्या हो जाए 1/T1 माइनस 1/T2। तो ये क्या हो गया, यह किसका इक्वेशन है, इंपॉर्टेंट है, क्लेसियन क्लेपी रीजियन इक्वेशन है बच्चों। तो आगे क्या है आपका देखिए, किसी द्रव का वाष्प दाब किन बातों पर निर्भर नहीं करता है, किन बातों पर निर्भर नहीं करता है, वाष्प दाब द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है, पृष्ठ क्षेत्र के पर निर्भर नहीं करता है। और दूसरा है किसी द्रव का वाष्प दाब बीकर के आकार पर निर्भर नहीं करता है, जैसे बीकर में भरा हुआ H2O उस पर निर्भर नहीं करता है। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, है तीसरा क्या है, किसी द्रव का वाष्प दाब द्रव के आयतन पर निर्भर नहीं करता है, उसके आयतन पर निर्भर नहीं करता है। तो बच्चों आगे चलते हैं, देखते हैं राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम हम एक अलग से वीडियो बनाकर अपने बीके ज्ञान क्लास चैनल पर डाला गया है बच्चों, जाकर उस पे भी देख सकते हो या हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो आज चलते हैं फिर देखते हैं कि राउल्ट का नियम क्या है। तो राउल्ट का नियम देखेंगे, जैसे मान लीजिए क्या है, दो क्या है पात्र है, ठीक है, इसमें क्या है वाष्पशील द्रव के लिए, किसके लिए, वाष्पशील द्रव के लिए। तो बच्चों वाष्पशील द्रव निकल रहा है, ठीक है, वाष्पशील। तो बच्चों मान लीजिए क्या है, आपका वाष्पशील द्रव है जिसे हम क्या कर रहे हैं AX से, क्या कर रहे हैं AX से, और जो इनमें से निकलने वाले, ठीक है, वाष्पशील द्रव के लिए P0H। तो क्या हो रहा है बच्चों, यह आपका, ठीक है, जैसे अगर इस पर प्रेशर दिया जाए तो यह क्या होंगे, जो अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे। अब बच्चों इस स्थिति में, ठीक है, इस स्थिति में आप देखेंगे अगर आपका P0B है तो आपके जो इसमें वाष्प है वह वाष्पशील, वह आपका B है तो इसको XB मान लीजिए। तो इसको बच्चों और नेक्स्ट क्या है आपका, जैसे समझिए जो हमने पिछले बताए थे परिभाषा बच्चों, तो बच्चों देखिए इसमें क्या होता है जैसे राउल्ट का नियम क्या है, राउल्ट के नियम का, किसी द्रवीय विलयन में, किसी द्रवीय विलयन में उसके वाष्पशील अयोग, ठीक है, अयोग का वाष्प दाब उस अयोग के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यह कह सकते हैं जब किसी गैस के द्रव में घुलित होने पर उसकी विलयता हेनरी के नियम द्वारा, यह कह सकते हैं किसी, ठीक है, किसी गैस वाष्पशील अयों का आंशिक दाब विलयन में उसके मूल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो बच्चों तो तीसरी स्थिति में क्या होते हैं, जैसे यह क्या है आपका ए और बी, ठीक है, ए आपका ए हो गया और आपका ए बी हो गया। यह क्या है, दो पात्र हैं जो जिसमें क्या है वाष्पशील द्रव भरे हुए हैं, क्या भरे हुए हैं, वाष्पशील द्रव भरे हुए हैं। और इनमें क्या है अयु, अयु मतलब होते हैं, क्या होते हैं, जो अणु, ठीक है, यदि गैस के अत्यधिक वाष्पशील हो, ठीक है, गैस के अणु होते हैं, जो गैस के क्या होते हैं, अणु होते हैं। तो बच्चों जैसे हम देखते हैं पीटी बराबर, ठीक है, थर्ड के लिए पीटी बराबर पी ए प्लस पी बी। तो डाल्टन के अनुसार, डाल्टन के नियम के अनुसार, ठीक है, तो बच्चों क्या हो जाएगा आपका पहला स्टेप ए के लिए पी ए समानुपात एक्स, तो पी ए बराबर x0, ठीक है, P0A। तो ये बच्चों क्या है, वाष्पशील द्रव है, क्या है, वाष्पशील द्रव है, ठीक है, वाष्पशील द्रव है। और बच्चों क्या है नेक्स्ट बी के लिए, बी के लिए हम देखेंगे, बी के लिए है आपका है पी बी समानुपात एक्स बी। तो पी बराबर एक्स बी P0B। तो बच्चों पी टी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स ए P0A प्लस एक्स बी और P0B। तो बच्चों यह क्या था आपका, आपका ये फार्मूला है,
तो हम क्या देख लेते हैं इसका, ठीक है, नियम भी देख लेते हैं। तो राउल्ट के अनुसार किन्हीं दो, ठीक है, राउल्ट के अनुसार किन्हीं दो दो वाष्पशील द्रवों के मिश्रण में, हमने दो द्रवों के मिश्रण की बात की। दो द्रवों के मिश्रण में किसी द्रव का वाष्प दाब उस द्रव के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मोल प्रभाज के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो बच्चों ये देखिए क्या है आपका, है दो, क्या है आपका, ठीक है, दो आपके के वाष्पशील द्रव है, क्या है? द्रव है। जो आपका क्या है, एक ए है और एक बी है, और तीसरे दोनों को मिला दें तो ए प्लस बी हो गया। तो बच्चों ये था क्या? राउल्ट का नियम। तो बच्चों देखिए पीटी बराबर क्या हो जाएगा? पी ए प्लस पी बी। तो पीटी बराबर एक्स ए और पी जीरो ए प्लस प्लस आपका क्या हो जाएगा? एक्स बी और पी जीरो बी। तो बच्चों ये पहला समीकरण हो गया, ठीक है। तो एक्स प्लस एक्स बी बराबर वन। तो एक्स बी बराबर वन माइनस एक्स ए। तो समीकरण एक से, तो समीकरण एक ले लीजिए, पीटी बराबर एक्स ए और पी जीरो ए, और प्लस आपका क्या हो जाएगा? माइनस एक्स और पी जीरो बी। तो हमारा एक ये फार्मूला प्राप्त हुआ है। और नेक्स्ट बच्चों देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है? जैसे एक्स ए और पी जीरो ए प्लस पी जीरो बी माइनस एक्स ए पी जीरो बी। तो पी टी बराबर एक्स और क्या हमने कॉमन ले ली? पी जीरो ए और माइनस पी जीरो बी और प्लस पी जीरो बी। तो ये समीकरण, यह आपका नेक्स्ट क्या प्राप्त हुआ? सूत्र। तो बच्चों अब देखिए यहाँ पर भी हम देखते हैं कुछ, ठीक है, पूर्णतः मिश्रणी के लिए जो पूर्णतः वे, या बच्चों जब इसका वाष्प दाब बढ़ेगा तो इसका पी ए क्या होगा? यह पी ए आपका ए हो जाएगा, और आपका पी बी बराबर एक्स बी और पी बी जीरो आपका ए हो जाएगा। तो पी बी जीरो बी और पी ए बराबर एक्स ए और पी जीरो ए हो गया। तो बच्चों क्या हो गया? एक्स ए एक मोल और एक्स बी जीरो मोल। तो मोल प्रभाज, तो एक्स ए बराबर जीरो, एक्स बी बराबर और वन। तो बच्चों ये हो गया। तो इसलिए हम करेंगे, क्या करेंगे देखिए नीचे है, जैसे है वाष्पशील द्रव के लिए, वाष्पशील द्रव टी बराबर, ठीक है, आपका P बराबर A, तो एक्स जीरो पी इंटू पी जीरो ए। तो P हो गया आपका पी ए, तो पी बी बराबर पी बी। तो इनिशियल प्रारंभ में पी जीरो ए, तो ए क्या हो जाएगा? आपका जीरो हो जाएगा, और फाइनल में आपका क्या हो जाएगा? ए जीरो, और पी बी बराबर पी जीरो बी हो जाएगा बच्चों। तो नेक्स्ट है, आगे हम देखते हैं। तो बच्चों देखिए आदर्श विलयन के लिए सत्य है, आदर्श विलयन के लिए यह सत्य है। तो नेक्स्ट बच्चों क्या है? वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज ज्ञात करना है। कैसे मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे? तो ये क्या है बच्चों? आपका मान लीजिए इसमें दो विलयन है, वाई ए और वाई बी, ठीक है। और जो ए है, ए के वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज है, ठीक है। बी के वाष्प अवस्था में के मोल प्रभाज। तो बच्चों क्या हो गया आपका? ए प्लस बी, तो एक्स बी ए और, ठीक है, एक्स बी हो गया। तो पीटी बराबर जो इस पे पूरे के पीटी बराबर, ठीक है, एक्स ए पी जीरो और एक्स बी और पी जीरो बी। तो बच्चों इसमें देखेंगे आपका वाई बराबर क्या आ जाएगा? वाई बराबर आ जाएगा आपका पी ए बटे पी टी एक्स ए पी जीरो ए बटे एक्स ए पी जीरो ए प्लस एक्स बी और पी जीरो बी। तो बच्चों इसमें देखिए वाई ए प्लस वाई बी बराबर वन, ठीक है। तो वाई बी बराबर वन माइनस वाई ए, ठीक है, या कह सकते हो ओ आर। तो वाई बी बराबर पी बी बटे पी टी एक्स बी पी जीरो और बटे एक्स ए पी जीरो प्लस एक्स बी, ठीक है, पी जीरो बी। जो आप इससे निकाल सकते हैं क्या? मोल प्रभाज। क्या निकाल सकते हैं बच्चों? मोल प्रभाज निकालने के लिए फार्मूला है, किसके लिए है? मोल प्रभाज। मोल प्रभाज निकालने के लिए आपका यह फार्मूला है। तो बच्चों अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे हेनरी का नियम। क्या देखेंगे? हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या है? गैस है प्लस विलायक
ठीक है, आपका विलयन, तो कह सकते हैं गैस, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। तो ये दोनों मिलाकर क्या हो गए? विलयन हो गया। तो बच्चों इसमें क्या होता है? XA समानुपाती PA, XA बराबर KH इंटू PA। तो क्या है? हेनरी कांस्टेंट है। KH H क्या है? हेनरी कांस्टेंट है और XA क्या है? ठीक है, N गैस है। ठीक है, N गैस प्लस N कांस्टेंट, N गैस प्लस N सॉल्वेंट होता है। तो बच्चों क्या होता है? गैस A है, जो इसमें सॉल्वेंट है, ठीक है, A है, ठीक है, इसको मान लीजिए A है, सॉल्वेंट बिल है आपका। तो हेनरी का नियम क्या है बच्चों? तो बच्चों देखिए, ठीक है, अब आपकी क्या होती है? सॉल्वेबिलिटी, विलेयता, समानुपाती K बटे H। तब जब इसकी KH बढ़ेगा, ठीक है, तो इसकी सॉल्वेबिलिटी विलेयता घट जाएगी। क्या होती है? विलेयता, ठीक है, विलेयता बच्चों घट जाएगी। ठीक है, किसी एक गैस के लिए के, ठीक है, के एन समानुपाती टी। जब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो के एन भी बढ़ जाएगा, इसलिए एन सॉल्वेंट ग्रेटर देन एन गैस। ठीक है, यह क्या है? आपका विलायक है। तो बच्चों अब नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हम देखेंगे वाष्पशील द्रव के लिए। वाष्पशील द्रव के लिए पीटी बराबर क्या हो जाएगा? मूल प्रभाव निकाले, एक्स एक्स ए और पी जीरो ए प्लस एक्स बी पी जीरो बी। तो अब बच्चों राउल्ट का नियम, जब किसी विलय अवाष्पशील हो, जब क्या हो? अवाष्पशील तो उसके लिए जब, ठीक है, घुला ना हो, तो हमारा क्या हो जाएगा? पीटी में एक्स ए और पी जीरो ए। तो ये क्या हो गया? विलय हो गया। और यह आपका सॉल्वेंट हो गया, विलायक हो गया। तो यह क्या हो? विलय जीरो और यह पीबी नॉट जीरो। ठीक है, नॉट जीरो। तो पीटी बराबर एक्स बी पी जीरो बी, और तो पीटी बराबर, ठीक है बच्चों, पीटी बराबर क्या हो जाएगा? देखिए पीटी बराबर एक्स बी पी जीरो बी, तो हमारा पीटी बराबर 1 - x और पी जीरो बी। एक फार्मूला ही प्राप्त हुआ। तो फिर आगे क्या है बच्चों? आगे हमारा है पीटी बराबर पी जीरो माइनस एक्स। ठीक है, जब पक्षांतक है पी जीरो बी, तो एक्स बराबर ए पी जीरो बी, पीटी बटे पी जीरो। तो हमारा जो क्या है? एक्स ए विलय की मूल प्रभाज है। क्या है? विलय का मूल प्रभाज है बच्चों। तो आगे देखते हैं। तो आगे बच्चों क्या है? पी जीरो माइनस पी एस बटे पी जीरो, तो बराबर एन 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 बटे एन प्लस कैपिटल एन। तो एन क्या है बच्चों? विलय के मोलों, विलय के मोल है। कैपिटल एन है विलायक के मोल है। पी जीरो शुद्ध विलायक का वाष्प द्रव है। ठीक है, पी एस है विलयन का वाष्प वाष्प दाब। तो यस मीन्स क्या होता है? सॉल्यूशन। अब बच्चों दोनों का तापमान समान हो, किसका? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब का क्या हो? दोनों का टेम्परेचर क्या हो? समान हो। तो क्या क्या होता है बच्चों समान होने पर? यह आपका सॉल्वेंट, ठीक है अवेलेबल है। और यह नॉन, ठीक है, नॉन वेलेटिकल सॉल्वेंट है। तो बच्चों क्या होता है? देखिए यह सॉल्यूशन है, तो दोनों में जब इनकी टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इनमें क्या होगा बच्चों? इनके सॉल्वेंट क्या हो जाएंगे? वेलाबिल वेल्युबल हो जाएंगे, मतलब नॉन वेलेटिकल सॉल्वेंट। तो इसके, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जो आपका सॉल्यूशन का है, ठीक है, सॉल्यूशन समझिए, वह लेस देन क्या हो जाएगा? आपका पी जीरो, मतलब वह क्या हो जाएगा? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कम हो जाएगा और विलयन का वाष्प दाब उससे अधिक होगा। तो बच्चों अब इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए वाष्प दाब में अवनमन पी जीरो माइनस पी एस, ये क्या हो गया? वाष्प दाब में अवनमन। तो आपेक्षिक अवनमन क्या हो गया? पी जीरो माइनस पी एस बटे पी जीरो जीरो है। तो बच्चों यह क्या है? र, यह क्या होता है? इसके बारे में देखिए, यह होता है राशि रहित, इनमें क्या कोई मात्रक नहीं होता है। यह अवाष्पशील विलय पदार्थ के लिए, ठीक है, राउल्ट के अनुसार वाष्प दाब में हुआ, ठीक है, हुआ अपेक्षिक अवनमन सदैव विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। मूल प्रभाज के क्या होता है? बराबर होता है। तो बच्चों देखिए एक एग्जांपल, 25 डिग्री सेल्सियस पर 100 ठीक है,
100 ग्राम जब जल में, ठीक है, जल में यह 200 ग्राम विलय मिश्रित किया जाता है, तो पूरे वाटर का वाष्प दाब 23.76, ठीक है, mmg तथा विलयन का वाष्प दाब 22.41, ठीक है, और है। तो विलयन के अनुसार ज्ञात कीजिए। तो बच्चों P0 बराबर इतना है और PS बराबर आपका इतना है। तो जब इसका फार्मूला पर रखेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, जो आपका, ठीक है, वह आपका दे रहा है विलय, ठीक है, विलय आपका होना चाहिए, ठीक है बच्चों, यहाँ पर 200 बट n, ठीक है, n बटे n प्लस n, तो आपका 20/m 20/m प्लस 100/18। तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, 1.75, फिर यहाँ घटाएंगे, फिर यहाँ आ जाएगा आपका 20 × 18/360 प्लस m। तो हमारा क्या आ जाएगा, m का मान ज्ञात कर लेंगे बच्चों, क्या करेंगे, m का मान ज्ञात कर लेंगे, आगे कर लेंगे बच्चों। तो आगे क्या है हमारा, जैसे मॉडी देखिए मॉडिफाइड द राउट्स लॉ, तो मॉडिफाइड ऑफ द राउट्स लॉ बराबर क्या हो जाएगा, अगर ये बराबर 1 हो तो इसके बराबर 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, जब इसमें इसका गुणा तो p से p डिवाइड, तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है, n से n कट गया। तो बच्चों आपका देखिए आगे बचा क्या, आपका आपका आगे क्या बच रहा है, PS/P0 माइनस कैपिटल N बटे या क्या होगा रिसेशन सर सर होगा, तो P0 P माइनस PS जो ऊपर ही चला जाएगा पर, ठीक है, आप व्युत्क्रम करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो n ऊपर चला गया, n/n तो ये हो गया। तो राउल्ट की सीमाएं क्या होती है बच्चों, राउल्ट की सीमाएं, तो राउल्ट की सीमाएं क्या होती है, राउल्ट के नियम आदर्श विलयन के लिए सत्य है, किसके लिए, आदर्श विलयन के लिए। राउल्ट का नियम ऐसे विलयनों के लिए लागू नहीं होता है जिसमें विलय अपने आयनों में वियोजित या संगुणित होने लगता है, ठीक है, टूटने लगता है। तो याद देखिए वियोजित, वियोजित का अर्थ होता है जैसे बच्चों दो भाग दो NaCl क्या हो, धन आवेश और ऋण आवेश में टूट जाए। और संगुणित का मतलब होता है बच्चों, देखिए संगुणित का मतलब होता है जैसे से देखिए यह क्या है आपका, ठीक है, आपका यह है बेंजीन है या फिनॉल है, जो इसमें क्या हुआ है, दो, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड से दो में टूट जाए तो ये डाईमीयर या द्विलक हो जाता है। इसी प्रकार ये भी नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर की उपस्थिति में बेंजोइक एसिड बन जाए, क्या बन जाए, बेंजोइक एसिड बन जाए। तो बच्चों देखिए क्या होता है, P0 बटे आपका क्या हो जाएगा, P माइनस माइनस बटे P0 n प्लस n। तो बच्चों यहाँ पर देखिए आई क्या है, वांट ऑफ गुणांक है, जहाँ पर आई का मान 1 हो जाता है। तो जैसे यूरिया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज, यह क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट की जहाँ बात की जाएगी तो P0 माइनस पी एस बटे पी एस और n/i। तो बच्चों ये था आपका क्या था रोज, और कुछ आपके देखिए आगे है जैसे आदर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के जो पॉजिटिव डेरिवेशन, निगेटिव डेरिवेशन, तो बच्चों दो तीन ठे हम देखते हैं, तो दो तीन ठे देख लीजिए। राउल्ट के नियम का पालन करता है अनादर्श विलयन में, आइडियल या राउल्ट के नियम का पालन, या नॉन आइडियल में राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता है। पीटी बराबर होता है, ठीक है, पीटी बराबर ये होता है, लेकिन पीटी ग्रेट देन ये होता है बच्चों। तो यह क्या था, यह था अनादर्श विलयन, विलयन है बच्चों। तो ठीक है, तो आगे हम फिर देखते हैं कि, तो बच्चों देखिए क्या होता है अणुसंख गुणधर्म, ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं ऐसे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलय के अणुओं की संख्या, विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अणुसंख गुणधर्म कहते हैं। विलय की प्रकृति पर निर्भर, ठीक है, प्रकृति पर नहीं है। तो बच्चों पहला क्या है, परासरण दाब, ठीक है, जो पाई से डिनोट किया जाए। फिर वाष्प दाब में आक्षेप,
आपेक्षिक अवनमन डेल्टा पी अपान पी, फिर क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीबी और हिमांक का अवनमन डेल्टा टीएम। तो बच्चों क्या है नेक्स्ट देखते हैं। जैसे देखिए यह क्या है, जो टेम्परेचर सेम है, यह 1 मोलर ठीक है ग्लूकोज है, यह 1 मोलर यूरिया है, क्या है यूरिया है। तो बच्चों यह क्या होता है, तो हम कह सकते हैं पाई ठीक है, पाई ग्लूको ठीक है ग्लूकोज बराबर पाई यूरिया कह सकते हैं। तो बच्चों आगे क्या है हमारा, ठीक है, जिनमें क्या है समान है। तो आगे हमारा क्या है देखिए, विशिरण है, पदार्थ समांगी मिश्रण कैसा हो, समांगी मिश्रण ठीक है, या समांगी विलयन बनाने की प्रवृत्ता, इसे विशिरण कहते हैं। जैसे आपका कॉपर सल्फेट है, कुछ देर बाद वह बाई यूरिया या होमोजीनियस में बदल जाए, समांगी मिश्रण में बदल जाए, कहाँ बदल जाए, समांगी विलयन में बदल जाए बच्चों, समांगी विलयन में बदल जाता है। तो देखिए बच्चों परासरण क्या होता है, परासरण देखिए क्या होता है, हम परासरण देखेंगे ठीक है बच्चों। परासरण अर्धपारगम झिल्ली में क्या होता है, अर्धपारगम झिल्ली से विलायक के अणुओं का शुद्ध ठीक है, शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाह, क्या होता है, शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाह, वह तन विलयन से, कैसा विलयन से, तन विलयन से शांत विलयन की ओर क्या करे, स्वतः प्रवाह को प्रासरण दाब कहते हैं। जैसे बच्चों क्या है, यह चना है या अंगूर, इनमें क्या होता है स्वतः प्रवाह होता है, क्या होता है स्वतः प्रवाह, क्योंकि इसके अंदर जो क्या होते हैं विलायक ठीक है, विलायक जिस और ठीक है, जो विलायक होते हैं वह विलयन की ओर स्वतः ही क्या करते हैं, ठीक है, स्वतः ही प्रवाह करते हैं, कहाँ करते हैं, शांत विलयन की ओर। तो बच्चों आगे देखिए, आगे हम देखते हैं, जैसे देखिए आगे हमारा, आगे देखिए जैसे ये विलायक है और यह विलयन है, तो विलायक क्या होगा विलयन की तरह और विलयन क्या होगा विलायक की तरह। तो इसे हम लोग कहते हैं एस पी एम ठीक है, इधर तन विलयन है इधर शांत विलयन, तो तन विलयन शांत विलयन की ओर और शांत विलयन तन विलयन की ओर, जिसे हम लोग कहते हैं एस पी एम। तो अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं, सेमी पर मेम्ब्रेन क्या कहते हैं बच्चों, सेमी पर मेम्ब्रेन इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सेमी पर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो बच्चों चित्र के माध्यम से समझ लिए बहुत ही सरल है। इसमें से केवल विलायक के अणु का ही आगमन कर सकते हैं, किसका, विलायक के अणु का ही आगमन कर सकते हैं बच्चों। तो किसका कर सकते हैं, सिर्फ विलायक का, ठीक है, विलयन का ठीक है, किसका कर सकते हैं, विलायक का है। तो आगे देखते हैं, ठीक है बच्चों, आगे है प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली, ठीक है, प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली जिसे सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, एक प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली होती है जो प्रकृति द्वारा बनाई गई हो, ठीक है, जिसे कुछ मानव के शरीर में या जंतुओं के शरीर में, ठीक है, और कुछ होती है कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली, ठीक है, जैसे C2 Fe और CN6 ठीक है, निकिल हाँ, आयरन कोबाल्ट सिलिकेट, ये भी अर्धपारगम झिल्ली है, क्या है, अर्धपारगम झिल्ली है बच्चों। तो आगे देखेंगे, जैसे मान लीजिए, जैसे देखिए प्रासरण दाब, ठीक है, यह क्या है, सॉल्यूशन है, और यह क्या है बच्चों, सॉल्वेंट है, यह क्या है, अर्धपारगम झिल्ली है, कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, यह बच्चों सॉल्यूशन, ठीक है, यह शाम प्रासरण दाब रुक गया, क्या होगा, शाम प्रासरण दाब रुक गया, क्योंकि इसकी ऊंचाई तक बढ़ गया, तो यह क्या होता है, कहता है इसकी सांद्रता बढ़ गई। तो उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रारंभ में विलायक के अणु विलयन में
ठीक है, विलयन की ओर गति करेंगे। ठीक है, विलायक के अणु विलयन में या विलयन की ओर गति करेंगे। किसमें गति करेंगे? या तो विलयन की ओर या ठीक है बच्चों। तो आगे क्या है? जिससे विलयन की हाइट बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? विलयन की हाइट बढ़ जाएगी, जो हम आपको चित्र में बताएं। जब तक कि साम्यावस्था में आ जाए, जब वह साम्यावस्था में आ जाएगा तब विलायक के अणुओं का नेट प्रवाह रुक जाएगा। क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, अर्थात प्रासरण दाब रुक जाएगा बच्चों। क्या होगा? प्रासरण दाब रुक जाएगा, जो हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएं। तो बच्चों क्या होता है? होता है साम्यावस्था में जब जल स्तंभ द्वारा लगाया गया दाब प्रासरण दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? देखिए, साम्यावस्था में जल स्तंभ के द्वारा लगाया गया दाब, ठीक है, जो यह ऊंचाई पर बढ़ जा रहा है, वह क्या कहलाता है? प्रासरण दाब। तो पाई बराबर एच डी डी जी, जहाँ एच हाइट या जल स्तंभ की है, डी क्या है? डेंसिटी है, जल स्तंभ में भरे जल की घनत्व है, और जी क्या है? ग्रेविटी डी है या त्वरण है। तो ठीक है बच्चों, अब देखते हैं जैसे आगे क्या है। आगे हम देखते हैं विलयन है, यह पारा है, एच डी जी और एच डी, और यह भी एच डी। तो आगे है बच्चों आपका ब्रेकलर हर्टल का है। तो ब्रेकलर हर्टल क्या होता है? देखिए कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो बच्चों वह बाह्य दाब जिस पर प्रासरण दाब रुक जाए उसे प्रासरण दाब कहते हैं। जैसे ये विलायक है, यह विलयन है, ठीक है, यह यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है। तो यह क्या कहलाता है? जहां पर देखिए वह बाह्य दाब जिस पर प्रासरण रुक जाए उसे प्रासरण दाब कहते हैं। तो यह क्या होता है? आपका यह आपका विलायक है और यह विलयन है। जिस पर रुक जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेकर हर्टल विधि। तो बच्चों देखिए पहला क्या, जैसे पी एक्स टी बराबर क्या हो? ओ पी। तो ऑस्मोसिस स्टॉप, तो ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाता है। और पी एक्स टी, ठीक है, लेस देन ओ पी, जब इसका, ठीक है, पी इसका प्रेशर कम हो जाएगा, जो बाय, ठीक है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल होता है बाय प्रेशर, तो वह क्या हो जाएगा? ओपी, मतलब ऑस्मोसियस स्टॉप हो जाएगा। ऑस्मोसियस टेक द प्लेस, दिशा में क्या हो जाएगा? दिशा में। तो विलायक किस में हो जाएगा? विलयन में। विलायक किस में हो जाएगा? विलयन में। तो और थर्ड वाला क्या है? जब पी मतलब एक्सटर्नल, तो ग्रेटर देन ओपी ऑस्मोसियस स्टॉप, ठीक है, या ऑस्मोसियस प्रेशर। तो बच्चों क्या हो जाएगा? रिसेसिव ऑस्मोसियस, ठीक है, विपरीत दिशा प्रासरण। तो यह क्या हो जाएगा? विलयन से विलायक की तरफ, विलयन से विलायक की तरफ हो जाएगा बच्चों। आगे हमारा क्या है? आगे हमारा है, ठीक है, आगे हमारा है नियम वांट हाफ। क्या है? वांट हाफ। तो वांट हाफ क्या है? चलते हैं देखते हैं। वांट हाफ, जैसे वांट हाफ क्या है? पाई समानुपात सी वांट हाफ, ठीक है, पाई समानुपात टी या एन बराबर सी आर टी। तो आर क्या है? आर का मान जानते हो बच्चों, इतना होता है कांस्टेंट। तो एक सवा 27 डिग्री सेल्सियस पर 0 दशमलव के विलयन का प्रासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो पाई बराबर 1/12 इंटू 0 1 इंटू क्या हो जाएगा? इसका 300 हो जाएगा अणुभाग। तो बच्चों इससे डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 2.5 एटम, ठीक है, आपका हो जाएगा। तो बच्चों आगे क्या है? आगे देखते हैं। देखिए जैसे ये क्या है? यह आपका नो ऑस्मोसियस है, ठीक है, ऑस्मोसियस नहीं, यह आपका क्या है? विलायक है। यह आपका क्या है? ऑस्मोसियस है। और जब इसके 2.5 एटम देंगे तो 2.5 का मतलब होता है, क्या होता है? जो आपका सेमी पर मेम्ब्रेन है, ठीक है बच्चों, तो ऑस्मोसियस होगा। क्या होगा? ऑस्मोसियस होगा। तो यह क्या होगा? क्वांट हाफ के नियम पर निर्भर करेगा। तो बच्चों देखिए जैसे, ठीक है, पी एक्स टी, तो बाय, ठीक है, आ, आपका क्या है? 3 एटम, ठीक है, तो यह क्या करेगा? यह विपरीत विपरीत प्राशन होगा। 0.1 मालिक मोल शुगर, और यह क्या होगा? आपका वाटर।
तो पाई बराबर सी आर टी, तो इसकी जगह क्या रखेंगे 3, तो सी इंटू 1/12 इंटू 25, सी बराबर 3/25 बराबर क्या हो 0.15 मोल। तो सांद्रता क्या हो गई, बढ़ गई। अब देखिए बच्चों, जैसे सवाल ले लीजिए, सवाल एक एग्जाम्पल है, यदि प्रारंभ में 0 इतना शुगर विलयन में इतना 1 लीटर, तो ठीक है, रिसेस ऑस्मोसिस के पश्चात आयतन क्या होगा, M1 V1 बराबर M2 V2, तो ले लेंगे V ज्ञात करेंगे, V बराबर 0.1 इंटू 10 के इंटू 1000 बटे 0.12, तो इसे डिवाइड करेंगे तो आपका ये आ जाएगा बच्चों। तो V वाटर बराबर इसमें से इतना, तो ये 167.7 हो जाएगा ये बच्चों। तो यह क्या हो गया आपका, क्या हो गया, वन 1.1 मोल क्या ग्लूकोज, 1.1 मोल ग्लूकोज, और यह क्या हो गया आपका सीपीएम से, ठीक है, सेमी पर मेम्ब्रेन हो गया। प्रासरण दाब की दिशा, प्रासरण दाब की दिशा क्या होती है बच्चों, प्रासरण दाब की दिशा होती है, प्रासरण दाब को रोकने के लिए किस विलयन पर दाब लगाया जाए तथा कितना लगाया जाए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए, ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, बी बराबर ए, ठीक है, तो पी बराबर जो बाय विलयन पर ए पर लगाना चाहिए, ठीक है, और पी ई, ठीक है, एक्सटर्नल, तो बाय तो 0.0 आर टी। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से आर टी, ठीक है बच्चों, तो आपका 0.1 ग्लूकोज विलयन, और यह आपका पानी का विलायक, ठीक है, इस पर क्या हो जाएगा बच्चों 10.1, ठीक है, एम क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जा रहा है विलयन, तो यह पानी का विलयन, तो विपरीत हो जा रहा है उल्टा, तो 0.01 आर टी, तो इस पे भी 1 आर टी। तो बच्चों क्या अब आगे है, अति परासरणी, क्या है, हाइपरटोनिक्स, जिसे कहते हैं हाइपरटोनिक्स कहते हैं बच्चों। तो हाइपरटोनिक्स देखेंगे, हाइपरटोनिक्स देखिए किसे कहते हैं बच्चों, जिसका विलयन का परासरण दाब तुलनात्मक से अधिक हो, क्या हो, तुलनात्मक से अधिक है, ए बी की तुलना में अति परासरणी होता है, ए बी की तुलना में क्या होता है, अति परासरणी होता है बच्चों। तो अगला है क्या, अल्प परासरणी, जिसका परासरण दाब कम हो, बी की तुलना में, ए की तुलना में अल्प परासरणी हो। और इसके बाद अगला क्या है बच्चों, अगला आपका है सम परासरणी, तो क्या होता है, समान ताप पर, तो पाई ए बराबर पाई बी, तो सी ए आर टी बराबर सी बी आर टी, तो सी ए बराबर सी बी, तो यह हो जाएगा बच्चों आपका, ठीक है। तो